वेलकम टू वाई डॉट एम जी एम टी इक्विटी। सो हमने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसमें हमने ये कवर किया था प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी ग्राफ वगैरह हम समझे थे, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट पीरियड, जिसको हम लोग शॉर्ट रन नहीं शॉर्ट पीरियड भी हम लोग कह सकते हैं। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन जो होता है ये दूसरी चीज़ होती है, इसको हम लोग मार्केट पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि ये शॉर्ट से भी मतलब बहुत कम समय की इसमें बात की जाती है। शॉर्ट पीरियड जैसे कि कुछ घंटे की बात या फिर एक दिन की बात या फिर वीक की बात, ऐसी बात की जाती है। जो शॉर्ट रन में आप जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट रन लेस देन 1 ईयर वाला वो शॉर्ट रन होता है। बट यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, मतलब मार्केट पीरियड जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये इसका मतलब ये होता है शॉर्ट पीरियड जैसे एक दिन है, कुछ घंटे हैं या फिर कुछ वीक है, बस ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे प्राइस मेकर होता है वो कौन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री होती है और जो प्राइस टेकर होता है वो फर्म होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी सिंगल सेलर या सिंगल बायर का कंट्रोल नहीं होता कि वो प्राइस को चेंज कर सके। मतलब इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस सेट कर दी, इंडस्ट्री ने हमारी जो भी प्राइस हमारी सेट कर दी, सारे फर्म्स को उसके हिसाब से अपने आउटपुट को सेट करना होता है कि वो कितने प्राइस पे कितना आउटपुट सेल करेंगे। ठीक है, तो उनको प्रिवेलिंग प्राइस के हिसाब से अपने आउटपुट को सेट करना होता है कि कितना प्राइस पे कितना आउटपुट वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो प्राइस मेकर होती है वो इंडस्ट्री होती है और प्राइस टेकर हमारी फर्म्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या मतलब, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है। उसके बाद मैंने ये चीज़ आपको बेसिक याद दिला दी है, बेसिकली इसमें है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ फर्म्स डिसाइड करती हैं कि कितनी प्राइस पे वो कितना आउटपुट फिक्स करेंगी सेल करने के लिए, तो उनको कितना प्रॉफिट होगा। मतलब कि उनको ये डिसाइड करना होता है कि कितने प्राइस पे कितना आउटपुट उनको सेल करना है। इस प्राइस पे कितना सेल करेंगे, इस प्राइस पे कितना सेल करेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट होगा, इस प्राइस पे कितना सेल करेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट होगा। तो इसके हिसाब से जब ये सेट हो जाता है ना कि हाँ हमें इतने प्राइस पे इतने आउटपुट को सेल करना होगा, तब हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो वो क्या होती है, वो हमारी डिटरमिन प्राइस होती है। बट वो प्राइस किस तरीके से डिटरमिन की जाती है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो उस फर्म के लिए क्या होता है, वो जो प्राइस होता है ना, जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी प्राइस पे कितना उनको आउटपुट सेल करना है तो कितनी प्रॉफिट होगी, और जब जब वो उनको क्वांटिटी मिल जाती है कि हाँ इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी सेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगी, तो वो उस फर्म के लिए डिटरमिन प्राइस हो जाती है। और इनको फाइंड करने के लिए 3 वेज होते हैं, एक तो शॉर्ट पीरियड के थ्रू, दूसरा लॉन्ग रन होता है और शॉर्ट रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट पीरियड के बारे में बताऊँगी। तो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मार्केट पीरियड में जो टाइम स्पैन होता है वो इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है कि इस शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है वो इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। मतलब कि मार्केट पीरियड किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केट पीरियड में जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पीरियड है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है कि यहाँ पर हम लोग आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मतलब ये कि हम लोग सप्लाई को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, टोटल स्टॉक क्या होता है यहाँ पे हमारी लिमिटेड होती है। ओके, the market period for maybe an hour, a day or a few day or even a few week depending upon the nature of the product। देखिए मार्केट पीरियड में जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट पीरियड के बारे में बताया, जो शॉर्ट पीरियड जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, तो मार्केट पीरियड में जो एकदम शॉर्ट पीरियड होता है, तो शॉर्ट पीरियड इसमें क्या क्या लिया जाता है, एक 1 आवर या फिर एक दिन या फिर कुछ दिन या फिर कुछ वीक की यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, पहले तो सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि हाँ डिमांड इंक्रीज़ हुई तो सप्लाई बढ़ा दें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं वो गुड्स को आप दूसरे दिन ट्रांसफ़र कर दें कि अगर आज हमें उतना प्राइस नहीं मिल रहा है जितना हम चाहते हैं तो हम इसको दूसरे दिन सेल करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे क्या होते हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज़ आते हैं, पेरिशेबल गुड्स आते हैं। पेरिशेबल गुड्स आप ये चीज़ समझ सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कुछ समय में ख़राब हो जाते हैं, जिनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। जैसे कि वेजिटेबल है या फिर पेस्ट्रीज, अगर आप देखें, एग देखें, फिश देखें, ब्रेड देखें, तो ये सारी क्या होती है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि मार्केट पीरियड में टाइम स्पैन इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है कि उस शॉर्ट पीरियड के दौरान हम लोग अपनी जो सप्लाई है उस पेरिशेबल कमोडिटी की उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, और ना ही उसको दूसरे दिन पे हम लोग टाल सकते हैं कि अगर हमें आज इतनी प्राइस पे अगर हम नहीं सेल कर पा रहे हैं तो उसको दूसरे दिन हम लोग सेल कर देंगे, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन इतनी कम होती है कि उसको हम लोग आगे टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट पीरियड जो हम लोग शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं वो पीरियड या तो 1 घंटे की होगी, 1 दिन की होगी या कुछ दिन की होगी, कुछ हफ्तों की हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी आर फिक्स। देखिए शॉर्ट पीरियड में होता क्या है, पेरिशेबल कमोडिटी की जो सप्लाई है वो फिक्स होती है। मतलब ये सपोज जैसे हम लोग एग्जांपल ये लेते हैं पेस्ट्री का। ठीक है, तो पेस्ट्री की मानिए कि अगर सप्लाई कम है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको पेस्ट्री बनाने में वक्त लगता है, किसी ने डिमांड किया और आपके पास वो पेस्ट्री नहीं है तो आप तुरंत उसको बनाकर नहीं दे सकते हैं।
ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपकी अगर मान लीजिए कि डिमांड नहीं है या फिर मान लीजिए कि कम प्राइस हो गई, प्राइस कम हो गई है और आप नहीं चाहते इस पे सेल करना, तो आप ये चीज़ भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जिस कमोडिटी को सेल कर रहे हैं, वो कमोडिटी आपकी पेरिशेबल नेचर की है। तो अगर मार्केट में कम भी हो जा रही है ना, तो आपको उसी दिन उस प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। ओके? सप्लाई ऑफ द पेरिशेबल गुड इज़ लिमिटेड बाय द कमोडिटी अवेलेबल इन अ डे दैट नीदर कैन बी इंक्रीज़ नॉट विथड्रॉन। देखिए, सप्लाई जो होती है पेरिशेबल गुड्स की, वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड होती है कि ना ही डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे दिन पे हम लोग टाल सकते हैं ये चीज़ कि इसको अगर हम मुझे आज इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आज मैं सेल नहीं करूँगी, दूसरे दिन सेल करूँगी, ठीक है। द होल ऑफ इट मस्ट मस्ट बी सोल्ड अवे ऑन द सेम डे व्हाटएवर में बी प्राइस। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं, चाहे प्राइस कितना भी हो, आपको उस पर प्रॉफिट उतना मिले चाहे ना मिले, आपको सेल उतने पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस कमोडिटी को सेल कर रहे हैं वो पेरिशेबल नेचर की है, तो आप वहाँ पे स्टोर करके रख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, हमारे इनइलास्टिक सप्लाई होती है, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी की जो सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग तुरंत नहीं इंक्रीज़ की जा सकती है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि अभी जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं उसको मैं सेल करूँ, क्योंकि अगर वो स्टोर करके और ज़्यादा लेकर आते हैं तो उनके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है धीरे-धीरे और वो धीरे-धीरे करके अगर प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तब तो ठीक है। बट इन्होंने एक बार देखा कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और उन्होंने सप्लाई क्या एक तरीके से वेयर हाउस में स्टॉक अपने स्टोर करके रख लिए। तो यहाँ पे चांसेस है कि वो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज़ माना गया है कि पेरिशेबल गुड की सप्लाई फटाफट इंक्रीज़ नहीं की जा सकती, इसीलिए यहाँ पे सप्लाई को इनइलास्टिक बनाया गया है। सप्लाई क्या होता है? इनइलास्टिक होता है और पेरिशेबल गुड्स ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए इसकी सेल को हम लोग दूसरे दिन पे टाल भी नहीं सकते। तो ये चीज़ मैं आपको ग्राफ के थ्रू ये समझा रही हूँ। देखिए, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, यहाँ पेरिशेबल गुड्स के ही बारे में मैंने आपको बताया है। देखिए, फर्स्ट हमारा पेरिशेबल गुड्स हम लोग लेंगे और सेकंड हम लोग ड्यूरेबल गुड्स लेंगे या फिर नॉन पेरिशेबल गुड्स भी आप कह सकते हैं। वाई एक्सिस पे देखिए मैंने प्राइस दिखाया है और एक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड एंड सप्लाई दिखाया। देखिए, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो हमारी है, ये क्या है, हमारी सप्लाई कर्व है, मतलब कि सप्लाई की कर्व कैसी है, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी प्राइस है, जो पी प्राइस है, हमारी प्राइस जो पी है, वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारी डीडी जो है, ये फर्स्ट प्राइस की मतलब पी प्राइस की डिमांड है, डीडी। एंड सप्लाई वहाँ पे देखिए आपकी सप्लाई यहाँ पे क्या है, सप्लाई आपकी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कि सप्लाई यहाँ पे इनइलास्टिक है, सप्लाई चेंज नहीं होगी। सप्लाई क्या होगी, आपकी चेंज नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे इसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई, देखिए जैसे क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज़ हुई, वैसे क्या किया गया, प्राइस बढ़ा दिया गया, मतलब कि कमोडिटी की जैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई वैसे प्राइस बढ़ा दिया गया। अभी भी आप ये चीज़ देखिए कि पेरिशेबल कमोडिटी की सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं किया गया, डिमांड के इंक्रीज़ होने से प्राइस को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो हमारी प्राइस क्या हो गई, P1 हो गई, ठीक है। उसी तरह आप देखिए कि जैसे डिमांड डिक्रीज़ होती है, मतलब कि डिमांड जैसे डिक्रीज़ हुई वहाँ पे प्राइस को क्या किया गया, कम कर दिया गया। मतलब ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्राइस डिमांड के बेसिस पे सेट की जा जा रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ डिमांड को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एजेंट बोलते हैं। ये चीज़ आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो भी चीज़ एक्टिव है, मतलब यहाँ पर डिमांड एक्टिव है, उसी के हिसाब से हमारी प्राइसेस चेंज की जा रही है, तो डिमांड क्या हुई, हमारी एक्टिव एजेंट हो गई, ठीक है। तो पेरिशेबल गुड्स में मैंने फर्स्ट केस जो आपको ये बताया, जहाँ पे आप सप्लाई को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। आपकी डिमांड, मार्केट में डिमांड जैसे इंक्रीज़ हो रही है, जैसे डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के हिसाब से प्राइजेस सेट हो जा रही है। और यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव एजेंट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, बिकॉज ऑफ अ डिमांड प्राइस आर चेंजिंग, दैट्स वाई डिमांड इज एक्टिव एजेंट, ओके। अगर सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर चेंज होती है, सप्लाई के हिसाब से, तो वो क्या होता है, सप्लाई हमारा यहाँ एक्टिव एजेंट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ग्राफ को आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना होगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया, जो भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैंने वो चीज़ लिख दिया है। इन ग्राफ बाय इंक्रीजिंग द डिमांड प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जैसे हमारी प्राइस मतलब डिमांड हमारी इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे आप ये चीज़ देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या बढ़ा था, प्राइस के इंक्रीज़ या प्राइस का डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे डिमांड में, मतलब हमारे डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस का क्या हो रहा है, और डिमांड अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस का क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, इन ग्राफ बाय इंक्रीजिंग द डिमांड, जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस भी क्या कर रहा है, फर्म्स क्या कर रही है, प्राइस इंक्रीज़ कर दे रही है। क्यों इंक्रीज़ कर दे रही है, क्योंकि वो सप्लाई को नहीं इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। वो सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। अब जो अफोर्ड कर पाएगा, जो कैपेबल होगा कि उसके लिए पे कर पाए, वही खरीदेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं खरीदेगा। अदरवाइज़ जो लोग नहीं कर पाएँगे वो नहीं खरीदेंगे। बाय डिक्रीजिंग द डिमांड प्राइस ऑल्सो डिक्रीज है। देखिए, जैसे हमारी डिमांड कम हुई, हमारी प्राइस भी क्या हुई, फर्म ने कम कर दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि डिमांड कम हो गई है, तो जैसे फर्म प्राइस को कम करेगी वैसी डिमांड उनकी क्या होगी, इंक्रीज़ होने लगेगी।
ठीक। हियर डिमांड इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस एंड सप्लाई इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड हमारी क्या करती है, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है और सप्लाई हमारी कांस्टेंट होती है। मतलब कि डिमांड के ऊपर या डिमांड के नीचे जाने के अकॉर्डिंग प्राइजेस सेट की जाती है। ठीक है, प्राइस सेट की जाती है और सप्लाई यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि पेरिशेबल गुड का जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता है सडनली। इसीलिए यहाँ पर डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड को यहाँ पे कहा जाता है एक्टिव एजेंट। यहाँ पर डिमांड हमारी क्या होती है, एक्टिव एजेंट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने हमने बात क्या की है, मैं थोड़ा-सा रिकैप कर दे रही हूँ। देखिए, मार्केट पीरियड में हमने उस पीरियड की बात की है जिसका टाइम स्पैन बहुत ही कम है। बहुत कम का मतलब 1 दिन है, 1 वीक है या 1 हफ़्ते कह रहे, कुछ हफ़्ते बोल लीजिए, कुछ घंटे आप बोल लीजिए, ऐसा है हमारा टाइम स्पैन। ठीक है? इस टाइम स्पैन के दौरान आप किसी भी पेरिशेबल नेचर के गुड्स का आप वो नहीं कर सकते, मतलब कि इनकी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पे हमने पेरिशेबल गुड और ड्यूरेबल गुड्स के बारे में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपने पेरिशेबल गुड्स में अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया हो, तो पेरिशेबल गुड्स में हम क्या कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा शॉर्ट पीरियड है कि शॉर्ट पीरियड के दौरान हम लोग अपने सप्लाई को इंक्रीज़ भी नहीं कर सकते, और क्योंकि वो गुड्स का नेचर हमारा पेरिशेबल नेचर का है, इसको हम लोग दूसरे दिन पे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते कि हम लोग उसको दूसरे दिन सेल कर देंगे, क्योंकि आज हमें वो प्राइस नहीं मिल रही जिस प्राइस पे हम करना चाहते हैं या फिर जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये भी चीज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे सप्लाई हम लोग ग्राफ में कांस्टेंट दिखाते हैं और हमारी प्राइस जो होती है वो डिमांड के हिसाब से सेट होती है। क्योंकि आप सप्लाई करें चाहे ना करें, गुड की डिमांड तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, और डिमांड के हिसाब से अगर प्राइसेस को सेट अगर नहीं करेंगी फर्म्स, तो उनको प्रॉफिट भी गेन नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे प्राइस क्या होती है, डिमांड के हिसाब से सेट की जाती है। सेकंड, मैंने यहाँ पे ये लगाया है कि अगर सप्लाई हमारी डिक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है? जैसे कि हम सप्लाई को इंक्रीज़ तो नहीं कर सकते, बट सप्लाई हमारी कभी ना कभी डिक्रीज़ तो होगी। ठीक है? तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूँ। देखिए, सप्लाई जैसे डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी एसएस है, ये कौन-सी, ये सप्लाई कर्व है, ये पहली हमारी सप्लाई कर्व है, ओके? और ये जो एस1 है, ये हमारी दूसरी है। तो हमारी सप्लाई अगर आप देखिए सब कुछ वैसा ही, हमने वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई लिया है, सब कुछ एकदम वैसा ही है। बस यहाँ पे मैं सप्लाई के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि सप्लाई अगर डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए सप्लाई हमारी डिक्रीज़ हो गई, तो आप ये चीज़ देखिए कि पी प्राइस, जो हमारी प्राइस पी है, ठीक है? हमारी सप्लाई जब एस थी, तो हमारी प्राइस क्या थी? ये थी, पी प्राइस थी। तो हमारी डिमांड कब क्या है, ये देखिए, डिमांड यहाँ पे जब हमारी सप्लाई एस थी, तो डिमांड हमारी कितनी थी, ये थी, डिमांड हमारी ये थी, और इस डिमांड पे प्राइस कितनी सेट की गई थी, ये पी सेट की गई थी। जैसे ही हमारी सप्लाई क्या हुई, कम हुई, जैसे हमारी सप्लाई क्या हुई, ये देख सकते हैं एस1 हमारी सप्लाई यहाँ पे कम हो गई है। तो हमारी डिमांड कर्व में देखिए कि कहाँ ये कट कर रहा है, यहाँ इस वाले डिमांड पे, यहाँ पर डिमांड पे प्राइस देखिए क्या हुआ। प्राइस क्या हुआ, जैसे ही सप्लाई कम हुई, प्राइस तुरंत इंक्रीज़ कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सप्लाई कम होती है तो प्राइस क्या किया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है। क्यों इंक्रीज़ कर दिया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि बस वही लोग खरीद पाएँगे जो इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो कैपेबल है पे करने के। क्योंकि वैसे भी मार्केट में उस चीज़ की इतनी सप्लाई है नहीं। अगर प्राइस को लो करके रखा जाएगा तो सभी लोग इसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है? इसी वजह से इसकी प्राइस क्या हुई, तुरंत इंक्रीज़ कर दी गई। क्यों इंक्रीज़ कर दी गई? ताकि फर्म अपनी प्रॉफ़िट को और ज़्यादा अपनी प्रॉफ़िट उठा सके मार्केट से, कस्टमर से अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफ़िट गेन कर सकें। इसी वजह से इन्होंने क्या की, प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस सेट हुई है वो डिमांड की वजह से नहीं सेट हुई है, डिमांड में चेंज होने की वजह से नहीं सेट हुई है। यहाँ जो हमारी प्राइस जो चेंज हुई, तो पी से हमारी प्राइस P1 जब चली गई, तो ये हमारी डिमांड में चेंज होने की वजह से नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर डिमांड का जो कर्व है, यहाँ पे जो डिमांड का जो कर्व है, जो हमने ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग जो बनाया है, ये एक ही है, ठीक है? और हमारी सप्लाई चेंज हो रही है। अब डिमांड देखिए कहाँ पे चेंज हो रही है, ये देखिए यहाँ डिमांड चेंज हो रही है, यहाँ डिमांड है चेंज हो रही है। अब यहाँ पर ये जहाँ मैंने P1 लिखा है ना, यहाँ आप, हाँ, यहाँ आप ये चीज़ बता देना कि ये आपकी फर्स्ट डिमांड है ये वाली, और सेकंड डिमांड है आपकी ये वाली, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारी सप्लाई का जो कर्व है ना, ये पहला सप्लाई के कर्व के बाद हमारी सप्लाई कम हो गई है, और हमारी सप्लाई के कम होने की वजह से हमारी प्राइस अलग चेंज हो गई, अलग हो गई है। सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ गई है हमारी। तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है, ये हमारी एक्टिव एजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो लास्ट में आपने ये चीज़ देखा था, लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे देखिए डिमांड जैसे-जैसे चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे प्राइसेस चेंज हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ यहाँ पे हमारा एक्टिव एजेंट क्या था? डिमांड था। और यहाँ पर अगर आप देखिए, तो यहाँ पे जैसे-जैसे हमारी सप्लाई चेंज हो रही है, वैसे-वैसे हमारी क्या हो रही है? प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या चीज़ है? हमारी सप्लाई एक्टिव एजेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ मैंने आपकी सही कर दी है। यहाँ पे मैंने D1 लिख दिया है, यहाँ पे D लिख दिया है। हमारी फर्स्ट जो डिमांड है वो ये होगी, और हमारी सेकंड वाली क्या होगी? वो D1 होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो कुछ समय तक चलते हैं, उनके केस में कैसे प्राइस को सेट किया जाता है, किसके बेसिस पे प्राइस सेट होती है, और प्राइस वहाँ पे जो हमारी मार्केट प्राइस होती है, वो बेसिकली हमारी फर्म्स कैसे, मतलब वो चाहती हैं कि किस प्राइस पे कौन से गुड को सेल करें, मतलब क्या रिज़र्व प्राइस होता है, ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी।
ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ से पहले इसको पढ़ लेते हैं। सप्लाई कर्व फॉर नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड विल नॉट बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सप्लाई कर्व होता है मतलब नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स का, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। मतलब कि वो जैसे कि हमने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन देखा था ना हमने पेरिशेबल गुड में, वैसा नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड में वैसे सप्लाई कर्व नहीं होती है। ठीक है, क्यों यहाँ पे नहीं होती है? क्योंकि फर्म को यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स है तो वो गुड्स क्या होंगे, कुछ समय तक चलेंगे। ठीक है, कुछ समय तक चलेंगे। अब फर्म को इस बात का डर नहीं रहता कि हमारी गुड खराब हो गई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब डर रहेगा ना कि हमारी गुड खराब हो जाएगी, तभी सामने जो चीज़ रहेगा, सामने जो प्राइस रहेगी, डर की वजह से वो उसी पे सेल कर देंगे। बट यहाँ पे गुड्स ड्यूरेबल नेचर के हैं तो वो कुछ समय तक टिक जाएंगे। तो अगर फर्म को वो प्राइस अगर मार्केट में नहीं नहीं मिल रही है, जो प्राइस मार्केट में प्रिवलिंग चल रही है, वो उस पर सेल नहीं करना चाहते, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको और महंगे जब हो जाएगी तब मैं इसको सेल करूँगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने गुड को स्टोर करके वापस रख भी सकते हैं। जब उसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी तब वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और नॉन पेरिशेबल गुड्स होती हैं। इसी वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुड को स्टोर करके, जो कमोडिटी है वो स्टोर करके वापस रख सकते हैं, अगर उनको वो अच्छी प्रॉफिट, अच्छी प्राइस पे नहीं सेल कर पा रहे अभी मार्केट में तो। ठीक है, इफ प्राइस विल टू लो द सेलर विल विथड्रॉन द गुड फ्रॉम मार्केट एंड वुड लाइक होल्ड बैक द होल स्टॉक। देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर मान लीजिए कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, टू लो है, ठीक है? फर्म को नहीं लगता है कि हम इस पे अगर सेल करेंगे तो हमको थोड़ा भी प्रॉफ़िट होगा या फिर उनका कॉस्ट भी कवर हो पाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो भी गुड्स होंगे जो मार्केट में वो सेल करने के लिए लेकर गए हैं, वो क्या करेंगे, वो गुड्स वो विथड्रॉ कर लेंगे और उसको होल्ड बैक कर लेंगे, मतलब कि वापस से अपने स्टॉक में, अपने वेयरहाउस में ले जाके रख देंगे। द प्राइस बिलो व्हिच द सेलर डिक्लाइन टू ऑफर फॉर एनी अमाउंट ऑफ हिज प्रोडक्ट इज़ नोन एज़ रिजर्व प्राइस। द प्राइस बिलो विच द सेलर डिक्लाइन टू ऑफर फॉर एनी अमाउंट। देखिए, एक ऐसा प्राइस, जो भी प्राइस होता है जिस प्राइस के नीचे सेलर सेल नहीं करना चाहता, वो प्राइस हमारी क्या होती है, रिजर्व प्राइस होती है। वो प्राइस जिस प्राइस के नीचे सेलर सेल नहीं करना चाहता, वो प्राइस हमारी क्या कहलाती है, रिजर्व प्राइस हमारी कहलाती है। और ये मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगी। सेलर फेसेस टू एक्सट्रीम प्राइस लेवल एट वन ही इज रेडी टू सेल द होल स्टॉक एंड अदर ही रिफ्यूज टू सेल एनी। देखिए, ड्यूरेबल गुड्स के केस में क्या होता है कि देखिए, आप खुद भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आपने ऐसी रखी है जो आप 10 दिन बाद भी बेचें या फिर 6 महीने बाद भी बेचें, तो वो वैसी की वैसी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। अब आपको ये चीज़ लग रहा है कि 6 महीने बाद इस चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को स्टोर करके रख लेंगे, अभी नहीं सेल करेंगे, 6 महीने बाद ही आप उसको सेल करेंगे, मतलब 6 महीने बाद उसको सेल करेंगे, अभी के लिए उसको आप स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि एक ऐसी प्राइस होती है सेलर के लिए जिस प्राइस पे वो सेल करना चाहता है, और एक ऐसी जिस प्राइस के नीचे वो सेल नहीं करना चाहता, जिस प्राइस के नीचे वो सेल नहीं करना चाहता, वो होती है रिजर्व प्राइस। अब मैं ये आपको ग्राफ के थ्रू ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मतलब कि जो हमारे एक्सेस बने हैं वो एक्सेस वैसे ही है। वाई एक्सेस पे हमने प्राइस दिखाई है और एक्स एक्सेस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई हमने दिखाया है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए, सप्लाई का जो ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये ग्रीन वाला जो मैंने आपको बनाकर ये चीज़ बताया, देखिए ग्रीन मैंने ये ग्रीन वाला जो मैंने आपको ये चीज़, ये लाइन दिखाई है, ये लाइन, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे फर्म क्या कर रहा है, फर्म अभी देख रहा है कि किस प्राइस पे वो अपनी क्वांटिटी सारा सेल करने के लिए तैयार होगा। देखिए, जैसे प्राइस इनकी पी हुई, ठीक है, तो इन्होंने इतनी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार किया कि ठीक है, ये प्राइस है बट मैं अभी इतनी ही क्वांटिटी इस पे सेल करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस हमारी P1 हुई, जब प्राइस हमारी P1 हुई, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये वाली क्वांटिटी सेल करने के लिए इस पे तैयार हूँ। अब आप ये चीज़ देखिए कि P प्राइस के नीचे हमारा फर्म जो, मतलब हमारा जो सेलर था, वो सेल करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहाँ से सेल करना स्टार्ट किया, पी प्राइस से उसने सेल करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो पी प्राइस पे उसने क्यू क्वांटिटी सेल की है, ठीक है। उसके बाद उसने जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई, P1 हमारी हुई, तो उसने थोड़ी और अपनी क्वांटिटी जो सेल करना चाहता था उसमें थोड़ा सा उसने इंक्रीज़ किया कि ठीक है, प्राइस 50 से बढ़ के अगर 75 हो गया तो ठीक है, मैं इतनी क्वांटिटी अभी सेल करने के लिए तैयार हूँ। अभी भी वो ये तैयार नहीं है कि वो अपनी सारी क्वांटिटी उस प्राइस पे सेल करने के लिए नहीं तैयार है, ठीक है। अभी भी वो ये सोच रहा है कि मार्केट में प्राइस और इंक्रीज़ होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब P1 से हमारी प्राइस जब P2 हुई, तो यहाँ पे हमारा फर्म क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा सेलर है वो सैटिस्फाइड हुआ और उसने ये चीज़ देखा कि हाँ, अब जो प्राइस मुझे मिल रही है, अब इस प्राइस से मैं सैटिस्फाइड हूँ और यहाँ पे मैं, मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी है जो मुझे सेल करना है, वो मैं पूरा सेल करने के लिए तैयार हूँ। इसी वजह से यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखिए, जो हमारी सप्लाई है ना, यहाँ पे इसने क्या किया है, पूरी क्वांटिटी सेल कर दिया है इस प्राइस पे। P2 प्राइस पे यहाँ पे इसने क्या किया है, पूरी क्वांटिटी जो उसकी बची थी उसने सेल करने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलर के लिए एक ऐसा प्राइस होता है जिस प्राइस के नीचे वो सेल नहीं करना चाहता है। वो कौन सी प्राइस है हमारी,
वो हमारी पी प्राइस है। इसीलिए पी प्राइस हमारी क्या होती है, रिज़र्व प्राइस है। जिस प्राइस के नीचे जिस हमारा सेलर सेल नहीं करना चाहता, वो प्राइस हमारी रिज़र्व प्राइस होती है। और एक ऐसी प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमारा सेलर पूरी तरीके से सैटिस्फाइड होता है और वो जितनी भी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस करके रखी है, वो सारी क्वांटिटी उस पे सेल करना चाहता है। तो वो कौन सी प्राइस है, वो हमारी प्राइस है P2। स्टार्टिंग से आप ये चीज़ देखिए, एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। स्टार्टिंग से आप देखिए कि जैसे स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे उसने प्रोडक्शन करके जैसे अपना गुड मार्केट में वो लेकर आया सेल करने के लिए, तो स्टार्टिंग में वो सेल नहीं करना चाहता था। क्यों? उसको उस हिसाब से यहाँ पे ना उसको प्राइस मिल रही थी, ना वो सेल करना चाहता था। जैसे प्राइस पी हुई, जैसे थोड़ी-सी प्राइस रखी गई, मतलब स्टार्टिंग हुआ, मार्केट में स्टार्ट किया उसने, थोड़ी-सी प्राइस रखी गई, उसने थोड़ी-सी क्वांटिटी भी अपनी सेल की। जैसे प्राइस थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ, उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी और सेल कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी प्राइस सेट नहीं हुई है, ये थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट कर रहा है मार्केट में सेल करना, सो दैट थोड़ा-थोड़ा वो मार्केट में सेट हो और थोड़ा-थोड़ा उसको प्रॉफिट गेन हो, ठीक है? जैसे प्राइस हमारी P1 से P2 बढ़ी, उसका जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो वहाँ पे उसको मिल गया। मतलब वो समझ गया कि हाँ, अगर इस कमोडिटी की प्राइस P2 हो गई है, तो इस कमोडिटी के लिए मुझे P2 प्राइस ही की ही ज़रूरत थी। अब P2 में प्राइस ₹100 हो, कमोडिटी के हिसाब से 100 हो, 150 हो, 200 हो। यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे P2 है, यहाँ पे Q1 है। ये सब चीज़ों की आप वैल्यू लिखकर भी आप समझा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जैसी प्राइस P2 हुई, इसने ये चीज़ समझ गया कि हाँ, इस प्राइस पे मैं अपनी सारी कमोडिटी को, मतलब कि जितने भी गुड्स की क्वांटिटी मैंने बना के रखी है, ये सब मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो प्राइस है ना, ये इनकी हाईएस्ट प्राइस हो गई। ये प्राइस P2 प्राइस इन्होंने अपनी कमोडिटी के लिए मार्केट में सेट कर दी कि हाँ, या 150 इसकी प्राइस हो गई है, अब मैं अपनी से जितनी भी कमोडिटी है, मैं इसको सबको सेल कर दूँगा। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी सप्लाई कब होती है, पहले से इंक्रीज़ होती है। क्या क्यों इंक्रीज़ होती है? जैसे-जैसे प्राइस बढ़ता है, फर्म दे मतलब सब सेलर देखता है कि हाँ, मुझे सेल करना है कि नहीं, मुझे सेल करना है कि नहीं। और जैसे उनको एक एक्चुअल प्राइस मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरी कमोडिटी के लिए इतना प्राइस सेट है, उसके बाद इस प्राइस पे वो तुरंत अपने सारे गुड्स सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो सप्लाई कर्व होता है, पहले देखिए थोड़ा-सा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके बाद ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है? ये ड्यूरेबल गुड्स के केस में। बाकी मैंने आपको पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स दोनों ही चीज़ समझा दिया। वैसे तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं एक बार और इसको रिकैप कर दूँ, तो देखिए मार्केट पीरियड में बेसिकली हमने पढ़ा क्या, मार्केट पीरियड में हमने वेरी शॉर्ट पीरियड की बात की। वो शॉर्ट पीरियड जिसमें ना ही आप अपने गुड्स की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और ना ही आप पेरिशेबल गुड्स, अगर आपका नेचर गुड्स की नेचर है कि आपके पेरिशेबल गुड्स हैं, तो उनको दूसरे दिन पे सेल करने के लिए ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर गुड्स का नेचर आपका ड्यूरेबल गुड्स का है, गुड्स का नेचर अगर ड्यूरेबल है, तो उसको आप नेक्स्ट डे पे सेल करने के लिए उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट पेरिशेबल गुड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या होता है कि आप वहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से जैसे आपकी डिमांड हिलेगी, डुलेगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, उसके हिसाब से क्या होगा, आप वहाँ पे मार्केट में आपकी प्राइस सेट होगी, ठीक है? डिमांड आपके पास, मान लीजिए कि पेस्ट्री आप बनाते हैं और पेस्ट्री की 50 यूनिट्स आपके पास बची हुई है, ठीक है? 50 के बाद 20 यूनिट्स हो गई। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उस पेस्ट्री के दाम बढ़ा देंगे आप, ठीक है? मान लीजिए एक पेस्ट्री अगर ₹10 की आप दे रहे थे, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी प्राइस बढ़ा के 20 कर दीजिए, ठीक है? तुरंत क्या करेंगे, जैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई, सप्लाई तो यहाँ आप इंक्रीज़ कर नहीं सकते, तो तुरंत उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे डिमांड अगर मान लीजिए डिक्रीज़ हो रही है, तो प्राइस को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए इन केस अगर सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है? सप्लाई कम हो गई, दूसरा केस है, अगर सप्लाई कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई के हिसाब से हम प्राइस को क्या करने लगेंगे, सेट करने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि हमारी जैसे सप्लाई कम हुई थी और उस वक़्त हमारी डिमांड बढ़ गई थी। सप्लाई कम हो गई थी, हमारे पास नहीं थी गुड्स, लेकिन डिमांड बढ़ गई थी। तो हमने क्या किया, हमने उसको उस समय प्राइस को ही बढ़ा दिया कि वही लोग खरीद पाएँगे जो लोग उसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे, ठीक है? ड्यूरेबल गुड्स के केस में हमने ये चीज़ पढ़ा कि ड्यूरेबल गुड्स को आप क्या कर सकते हैं, दूसरे दिन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि हाँ, हमको अगर आज इतनी प्राइस नहीं मिल पा रही है और इतना मेरा प्रॉफ़िट नहीं गेन हो पा रहा है या फिर मेरा कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको आज ना सेल करके दूसरे दिन इसको सेल कर दूँगा, ठीक है? ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे फर्म क्या करती है, इंतज़ार करती रहती है कि कब हमें हमारा एक्चुअल प्राइस मिले उस कमोडिटी का, तो हम अपनी कमोडिटी को पूरा का पूरा सेल कर दें, ठीक है? ऐसे ही क्या करती है, फर्म्स इस चीज़ का वेट करती है। तो जो हमारी वो मिनिमम प्राइस, जिस मिनिमम प्राइस के नीचे हमारी फर्म्स, हमारी सेलर सेल नहीं करना चाहते, वो प्राइस हमारी रिज़र्व प्राइस कहलाती है। ठीक है? और एक हाईएस्ट प्राइस होती है, जिस प्राइस पे क्या होता है, हमारी फर्म्स और हमारे सेलर पूरी कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई कर्व होता है, वो क्या होता है, स्टार्टिंग में वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है थोड़ा-सा, उसके बाद क्या होता है, वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक कवर करा दिया है। इसके बाद हम लोग देखिए शॉर्ट रन भी पढ़ेंगे, लॉन्ग रन भी पढ़ेंगे, बट इसके पहले मुझे कुछ और भी टॉपिक्स आपको कवर कराना है। ओके, सो अच्छा इसको हटाऊँ पहले मैं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट